हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। बच्चों, आज का ये क्लास 10th के लिए है। ज्योग्राफी यानी भूगोल का है, चैप्टर 2 का क्लास है। ठीक है, तो चैप्टर 2 को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। चैप्टर 2 का नाम है वन्य और वन्यजीव संसाधन। जिन्होंने चैप्टर 1 को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। बच्चों, चैप्टर का नाम है वन्य और वन्यजीव संसाधन। इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, फेमस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को क्लास 10th की जितनी भी क्लास होगी सारे नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो फिगर के साथ कराएंगे, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? जैव विविधता हम किसे कहते हैं? चलिए इसे हम जानते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी, वन्यजीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के पाए जाते हैं पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी में अनेकों प्रकार की जंगली जानवर है और पेड़ पौधे है ना। तो इन सभी में जो संरचनात्मक विभिन्नता जो होती है, बनावट, वो अलग अलग होती है। अर्थात जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। मतलब कि अलग अलग तरह के जीव, अलग अलग तरह के पेड़ पूरे पृथ्वी में पाई जाती है। इसी चीज़ को हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जिस क्षेत्र में जितनी विविधता पाई जाती है, वह क्षेत्र या देश बेहतर रहता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल के समझते हैं कि कैसे बेहतर रहता है। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे, है ना। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, हिरन है, जिराफ है, हाथी है, शेर है। तो तरह तरह के जानवर है। ठीक है, तरह तरह के यहाँ पर इसमें जानवर है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि पूरी पृथ्वी में अगर हिरन रहे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि मांसाहारी जानवर ख़त्म हो जाएंगे, तो अच्छा रहेगा? नहीं बच्चों, अच्छा नहीं रहेगा। अगर पूरी पृथ्वी में अगर केवल और केवल सरकारी इस शाकाहारी जानवर अगर रहती है, तो इससे भी हमें खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि जंगल नहीं बचेगी, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। किनकी संख्या? इसकी संख्या, जो शाकाहारी जानवर है इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें हानि यह है कि फूड चेन का जो प्रोसेस है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, फूड चेन का जो प्रोसेस होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो सारे जीवों का रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सारे प्रकार के जीवों का रहना बहुत ही ज़रूरी है। हर तरह के जीव रहना ज़रूरी है, ताकि जो पर्यावरण संतुलन है वो बनाया रहे। ठीक है, अब देखिए एक और जैव विविधता का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर कई सारे तरह का फ्रूट्स मिल जाएगा। ठीक है, कई सारे तरह का फ्रूट्स मिल जाएगा। तो जितने तरह की वैरायटीज़ में रहेगी उतना हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि पोषक तत्व हमें चाहिए। हमें जीने के लिए कुछ हमारी ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती है, तो हर चीज़ से पूरा होगा। तो इसी को हम बोलते हैं जैव विविधता। देखिए एक यहाँ पर मैप है। ठीक है, मैप के द्वारा हम आपको समझाते हैं। मैप यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। तो ये सब में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार की जानवरें पाई जाती है। पाई जाती नहीं है? पाई जाती है, हाँ बिल्कुल पाई जाती है। तो बहुत प्रकार की जानवरें यहाँ पर पाई जाती है। अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये सब में क्या है, ये सब में फल हो गया, तरह तरह की फसलें पाई जाती है। तो जितनी तरह की जैव विविधता हमारे देश में है, सभी हमारे देश में ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारा लाइफ चलेगा, हमारी जीवन चलेगी, है ना। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, तो इस फिगर के साथ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती है? संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती है? बच्चों, ये सब जो बांटा गया है, इतनी तरह में बहुत सारे जातियों में बांटा गया है। ठीक है, दुर्लभ जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, लुप्त जातियाँ, तो ये सब कई प्रकार में बांटा गया है। तो बच्चों, ये सब को बांटने वाला जो नाम है उसका नाम है IUCN। IUCN एक इंटरनेशनल संघ है, या दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसके द्वारा कई प्रकार की जातियों में बांटा गया। तो चलिए देखते हैं संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती है।
संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती हैं? बच्चों संकटग्रस्त जातियाँ वे वन्य जातियों के प्राणी हैं, वे वन्य जातियों के प्राणी हैं जिसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। विषम परिस्थितियों के कारण इनके लुप्त होने का खतरा पर्यावरण में है। दैट मीन्स संकटग्रस्त जातियाँ उन वन्य जीवों को कहते हैं, उन जंगली जानवरों को कहते हैं जिसकी जो संख्या है वो लगातार घट रही है। ठीक है, एक साल पहले 20 थे तो आज 18 हो गए, एक साल बीत जाएगा और तो फिर 15 हो जाएंगे, अगले 5 सालों में 10 बच जाएंगे। तो इस तरह की जो संख्या घटती जा रही है तो इसे संकटग्रस्त जातियाँ हैं। ठीक है, इसे संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। विषम परिस्थितियों के कारण इनके लुप्त होने का खतरा पर्यावरण में है। विषम परिस्थितियाँ मतलब एनवायरमेंटल चेंज, जो देश का क्लाइमेट है वो अगर चेंज होते जाएगा तो ये क्या होगा, उसके कारण वो लुप्त होने का खतरा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो उसके कारण वो लुप्त होने का खतरा बढ़ने लगता है। इसके लुप्त होने का जो मेन रीज़न है वो है क्लाइमेट में बदलाव, वातावरण में बदलाव। जो इसकी डिमांड है, जो इसकी ज़रूरतें हैं वो वातावरण से नहीं मिल पाती है, जिसके कारण यह लुप्त होते जा रहा है। एग्जाम्पल है पूंछ वाला बंदर, मगरमच्छ, काला हिरन, गेंडा। तो बच्चों ये सब जानवर जो है लगातार इसकी संख्या कम होती जा रही है। ये जो मगरमच्छ है, ये जो काला हिरन है, इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। फिगर को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए, ये सब कम लगातार घटती जा रही है। तो इस प्रकार के जानवर जो है वो खत्म होती जा रही है। अब अगला क्वेश्चन है, लुप्त जातियाँ किसे कहते हैं? लुप्त जातियाँ किसे कहते हैं, है ना? चलिए देखते हैं लुप्त जातियाँ किसे कहते हैं। लुप्त जातियाँ वन्य जीवों की वह जातियाँ हैं जिनके रहने की आवास लुप्त हो चुकी है, मतलब कि वह खत्म हो चुका है, उनका घर जो होता है वह खत्म हो चुका है, अर्थात उसकी अनुपस्थिति पाई गई है, मतलब अब वह जानवर नहीं है। लुप्त जातियाँ वैसे जानवर होते हैं, वैसे जीव होते हैं जो कि अब खत्म हो चुके हैं। इनका जो रहने का जगह था, इनका जो रहन सहन होता है, जो वातावरण होता है, वो सब पूरे स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महादेश अर्थात पूरे विश्व से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, पूरे विश्व से ख़त्म हो चुकी है। कौन कौन जानवर है? चलिए कौन कौन जानवर ज़रा हम देख लेते हैं। देखिए दो तरह का जानवर है। एग्जाम्पल में 2 तरह का जानवर होता है तो बहुत तरह का है। एग्जाम्पल में 2 ही तरह के जानवर हैं, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली चीता, है ना, गुलाबी सिर वाले बत्तख। तो ये 2 प्रकार के हम एग्जाम्पल दिए हैं। और ये देखिए, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो आप इसे हल्के मत लीजिए। और जो ज्योग्राफी है, दैट मीन्स जो भूगोल है, ये सब चीज़ रटने का नहीं, सब समझने का है। देखिए ये जो गुलाब सिर वाली बतख है ये ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, इस तरह के एशियाई चीता भी है जो ख़त्म होती जा रही नहीं, सॉरी, ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इनके अच्छे वातावरण नहीं मिला है, इन्हें अच्छा पर्यावरण नहीं मिला है, तो ये ख़त्म हो चुकी है। अब है अगला क्वेश्चन, दुर्लभ जातियाँ क्या होती हैं? दुर्लभ जातियाँ क्या होती हैं? दुर्लभ जातियाँ वैसे वन्य जीवों को कहते हैं जिनकी संख्या प्रकृति ओर से कम ही है, जो प्रकृति की ओर से कम तो है, पहले से कम है। ठीक है, और यह लगातार कम होती जा रही है, यानी अगर इसका संरक्षण नहीं करें तो यह संकटग्रस्त जातियाँ में आ जाएगी। देखिए दुर्लभ जातियाँ वैसे जीवों को कहते हैं, वैसे जातियाँ वो कहते हैं जिनकी संख्या कुदरत ने तो कम ही भेजा है, मतलब कि प्रकृति के द्वारा कम ही है, वो पहले से ही कम है और वो और कम होते जा रहा है। ठीक है, तो वैसे जातियों को दुर्लभ जातियाँ कहते हैं। जैसे रेगिस्तान की लोमड़ी, हिमालय के भूरे भालू, एशियाई भैंसा, ये सब जो जानवर हैं वो लगातार कम होती जा रही है और पहले से भी कम है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये है एशियाई भैंसा। तो इसकी संख्या क्या है, पहले से कम और कम होते जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, ये देखिए लोमड़ी है, रेगिस्तान की लोमड़ी है, इसकी संख्या पहले से कम है और वो और कम होते जा रहा है क्योंकि इसे अपना पर्यावरण नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जहाँ पर ये जिसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा नहीं हो पा रही है, वो ख़त्म हो जा रही है, तो इसके कारण ये सब जातियाँ और कम होती जा रही है। स्थानीय जातियाँ क्या होती है? स्थानिक, यहाँ का छूट गया, क्वेश्चन में का छूट गया, यहाँ पर का होगा। स्थानिक जातियाँ क्या होती हैं? बच्चों स्थानिक जातियाँ वैसे वन्य जीवों की कहते हैं जिसकी भौगोलिक सीमा और प्राकृतिक रूप से किसी खास जगह में पाई जाती है। बच्चों ये जो जातियाँ होती हैं, मतलब ये जो जीव होते हैं वो किसी खास जगह में पाई जाती है, हर जगह नहीं पाया जाता, वो किसी खास जगह में पाया जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार के जीवों को हम स्थानिक जातियाँ की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, निकोबारी कबूतर, ये एक प्रकार का पक्षी है।
अंडमानी जंगली सूअर, अरुणाचल के मिथुन, ये 3 तरह के एग्जाम्पल हम दिए हैं। इस एग्जाम्पल्स को हम फोटोज के द्वारा समझते हैं। ये जो है ये किसी खास जगह में पाई जाती है, वो हर जगह नहीं मिलता है। जैसे कि जो पक्षी है, ये जो पक्षी आप देख रहे हो, ये है निकोबारी कबूतर। ये किसी खास क्षेत्र में पाई जाती है, ये हर जगह नहीं पाई जाती। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये है अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। क्या है? अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। ये जो है किसी खास क्षेत्र में पाई जाती है, आप इसे हर जगह नहीं देखोगे। और एग्जाम्पल है, ये है अंडमान के सूअर, यही है ना, अंडमानी जंगली सूअर। हाँ, तो ये जो है ये जीव हर जगह नहीं पाया जाता है, ये केवल अंडमान में ही पाया जाता है। चलिए, हो गया ख़त्म। अब है अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसे कब शुरू किया गया? बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर है ये बेहतरीन वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, बहुत बार पूछा भी है। चलिए, एक और क्वेश्चन है, वन्य और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भारत में कब कानून लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया है ना। चलिए, अगला है आरक्षित वन क्या है? आरक्षित वन किसे कहते हैं उसे समझते हैं। ठीक है, आरक्षित वन, वैसे वन जहां पशुओं को चराने की अनुमति सरकार नहीं देती है। गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसे वन फिक्स किए गए हैं, कुछ नहीं आधे से ज़्यादा, मतलब जंगलों को फिक्स किए गए हैं जहां पर जानवरों को चराने की अनुमति नहीं दी जाती। मतलब कि वहां पर जानवरों की एंट्री बैन है ना, जानवरों की एंट्री बैन है। तो ऐसे वन जहां पर पशुओं को चराने की अनुमति सरकार नहीं देती है, उस वन को आरक्षित वन कहा जाता है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि यहाँ पर जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, लकड़ियाँ पाई जाती है, जैसे कि चंदन की लकड़ी। ये चंदन की लकड़ी बहुत ही महंगा होता है। तो जहाँ पर चंदन की लकड़ी वाला जंगल होगा, क्या वहाँ पर पशुओं को चराने की अनुमति देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। जिस जंगल में जड़ी बूटी मिलती हो, क्या उस जगह पर पशुओं को चराने देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? ये सब बहुत ही मूल्यवान है, बहुमूल्य है ना, देश के लिए काम में आते हैं। ठीक है, तो देश की आधी से ज़्यादा जो वन है वो आरक्षित वन में है। तो आधी से ज़्यादा 53% है। कितनी परसेंट है? 53%। 53% ऐसे वन है जिसे आरक्षित वन में रखे गए हैं। ठीक है, देश की 53% ऐसे वन है जिसे आरक्षित वन में रखे गए हैं। कहाँ, कौन कौन सा वन है? कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब जो राज्य है यहाँ पर क्या है, आरक्षित वन बहुत ज़्यादा है ना, आरक्षित वन बहुत ज़्यादा। चलिए, मैप के जरिए समझते हैं कि ये सब कहाँ है। महाराष्ट्र, देखिए ये सब राज्य में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो ये सब राज्य में क्या है कि इसमें आरक्षित वन बहुत ज़्यादा है। मतलब इन जगहों पर जो वन है, यहाँ पर क्या है कि पशुओं को चराने की अनुमति नहीं है, तो इसे ही आरक्षित वन कहते हैं। समझ गए? चलिए, अगला है रक्षित वन किसे कहते हैं? रक्षित वन किसे कहते हैं? तो रक्षित वन उसे कहते हैं जो सरकार के अधीन में तो रहता है, परंतु कुछ शर्तों के कारण वन का उत्पाद आम जनता के लिए उपयोग करने की अनुमति रहती है। बच्चों, रक्षित वन उसे कहते हैं वैसा वन जो सरकार के नियंत्रण में तो रहता है, सरकार के कंट्रोल में तो रहता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के कारण आम जनता को वहाँ पर पशुओं चराने की अनुमति देती है, वहाँ पर पशु चराने की अनुमति देती है, इसे नष्ट होने से बचाना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। कहाँ पर? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं सब वन, है ना। इस तरह के वन वहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना। हाँ, चलिए, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? अवर्गीकृत वन उन वनों से होता है जो किसी आरक्षित या संरक्षित वर्ग की श्रेणी में नहीं आते। अवर्गीकृत वन जो तात्पर्य है, ये जो वन होता है ये सरकार द्वारा निर्धारण नहीं किया गया, है ना, सरकार द्वारा फिक्स नहीं किया गया कि इसे
आरक्षित वन में रखा जाए या फिर अनारक्षित वन में रखा जाए, ये सब फिक्स रक्षित वन में रखा जाए या फिर आरक्षित वन में रखा जाए, ये सब फिक्स नहीं हुआ। तो इसे ही आप वर्गीकृत वन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भूमि जो होती है ना बंजर होती है, मतलब कि भूमि का कोई काम तत्कालीन नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है कि भीड़ की कटाई और पशुओं को चराने पर प्रतिबंध इसमें नहीं होता, आप वहाँ पर पशु को चरा सकते हो। अब है वन संरक्षण, है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती है। क्या है? कीमती है, क्योंकि यहाँ पर हमें जड़ी बूटियाँ मिलता है, पौष्टिक तत्व मिलता है, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ मिलती है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत काम की हो। तो इसे बचाना चाहिए। अब देखिए देश में क्या क्या अपनाया गया इसे बचाने के लिए, कितने लोग क्या किए। देखिए बच्चों, जंगल को बचाने के लिए आदिवासियों ने कर्मा पूजा किया, ठीक है, सरहुल पूजा किया, इमली और बरगद के पेड़ों की पूजा किया, घर में तुलसी है तो तुलसी की पूजा होती है। तो इस प्रकार की रीति रिवाज से वन को बचाने का काम किया गया। राजस्थान की बिश्नोई समाज द्वारा नीलगाय, मोर इत्यादि का संरक्षण किया गया। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन द्वारा कई वृक्षों को बचाया गया। तो देखिए इतना सारा काम किया गया वृक्ष को बचाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब चिपको आंदोलन पर पढ़ते हैं। चिपको आंदोलन क्या है, आखिर चिपको आंदोलन होता क्या है, होता क्या नहीं, हुआ क्या था। चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड में हुआ था, ये ठीक है, ये वन संरक्षण फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत ही बड़ा आंदोलन था, ठीक है। क्यों हुआ था बताते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है, ठीक है। 1972-73 में हुआ ये था कि वहाँ की तत्कालीन सरकार द्वारा क्या किया जाता था। पहले बताते चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है। चिपको आंदोलन का वन संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसे चमोली जिले में 26 मार्च 1973 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 26 मार्च 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन का शुरू हुआ था, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो ये आंदोलन हुआ था इसलिए हुआ था क्योंकि जो वहाँ के निवासी थे वो जंगलों पर ही निर्भर था, रहना वही, खाना वही, वहाँ के जो फल, तरह तरह की जड़ी बूटी थे, तरह तरह की लकड़ियाँ थी, तो तरह तरह के पत्ते थे, तो वहीं से मतलब पेड़ों से ही पतली पतली लकड़ियाँ काट काट कर वो घर बनाया करते थे, झोपड़ी बनाया करते थे, है ना। वहाँ का मतलब आवास था, वहीं से वो खाते पीते थे, अनाज भी वहीं से होता था, जड़ी बूटियाँ भी वहीं से मिलती थी, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि जो वहाँ की सरकार थी, उस समय की तत्कालीन सरकार जो भारत सरकार थी, भारत सरकार जो थी वो क्या किया था, उस जंगल को कंपनी को दे दिया था। किस लिए दे दिया था? क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए भारत सरकार ने एक कंपनी को वह जंगल दे दिया था। तो कंपनी क्या करना चाहती थी कि पूरी जंगल को काटना चाहती थी, तभी ना लकड़ी से बल्ला बनेगा। तो बल्ला बनाने के लिए भारत सरकार ने उसे दे दिया था। तो यहाँ के जो लोग थे, लोग का नाम मतलब व्यक्ति थे, बहुत ही आक्रोश में आ गए थे, गुस्से में थे। तो इन्होंने क्या किया, जंगल को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए, पेड़ों से चिपक कर। देखिए जो मैन आदमी था, जो महत्वपूर्ण आदमी था, जिसको कहते हैं लीडर, नेता, जो हेड होता है ना, उसका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी। वो ये दोनों क्या किए, आंदोलन को शुरू किया और सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। बताएंगे तीनों कौन थे। चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरी देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसे बढ़ाया कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। जंगलों को बचाने के लिए वहाँ के निवासियों ने क्या करने लगे, पेड़ों से चिपक कर जंगलों को बचाने लगे। इस आंदोलन का नाम इसीलिए चिपको आंदोलन पड़ गया। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे, ठीक है। चिपको आंदोलन क्या था, क्यों हुआ था, तो ये आप क्यों हुआ था ये भी एग्जाम में लिख सकते हो। देखिए जो पहला फिगर है इसका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट। पहला फिगर, देखिए फिगर के साथ आप लोगों को समझाया ताकि समझ में अच्छे से आए, क्योंकि चित्रों के साथ समझाना और समझने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है ना। तो चलिए चंडी प्रसाद भट्ट, इनका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट, चलिए, है ना। और नीचे है उनका नाम है गौरा देवी, है ना। 26 मार्च को इन्होंने ही प्रारंभ किया था चिपको आंदोलन, देख रहे हैं यही थी। और नीचे जो है इनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो आप देख रहे हो, वृद्ध व्यक्ति को जो देख रहे हो, इनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए चिपको आंदोलन कैसा था, सो जंगलों को बचाने के लिए किस तरह से वहाँ के निवासी पेड़ से चिपक रहे थे, है ना। तो इसी तरीके से दिमाग लगाकर आंदोलन करके
पेड़ों को बचाया गया, तो देखिए पेड़ों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ है तो हम हैं, है ना। चलिए, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। कैफ सर यानी जो मैथ आप लोगों को पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, ये उनका इंस्टाग्राम आईडी है ना। और हम जो पढ़ा रहे हैं अंकित सर, ये मेरा आईडी है। तो आप लोग इंस्टाग्राम में सर्च कीजिए, फटाफट वहाँ पर फॉलो कीजिए। और अगर आप चैप्टर 1 नहीं देखे हो ज्योग्राफी का, तो तुरंत देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए, आशा है आप लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। बस आप लोगों की हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फटाफट जितने लोगों को अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो सभी पढ़ सकेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।